नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आज आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम क्यों है खास? क्योंकि आज देश में 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। बिहार विधानसभा में मुख्य चुनाव और उसके बाद यूपी में और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बिहार आपको में दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। मंगलवार सुबह सुशील मोदी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सुशील मोदी मतदान करते हुए। उत्तर प्रदेश की आपको बता दें, वहीं पे उत्तर प्रदेश की भी 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें से उन्नाव की बांगरमऊ, अमरोहा की नौगांव सादत, फिरोजाबाद की टुंडला, बुलंदशहर की सदर, जौनपुर की मल्हनी, कानपुर देहात की घाटमपुर और देवरिया सदर शामिल है। बांगरमऊ सीट पर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म होने के बाद चुनाव हो रहा है। और अब आखिर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी। मध्य प्रदेश में चुनाव का क्या हाल है? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का ही राज बना रहेगा या फिर कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कुर्सी मिलेगी? इसका फैसला राज्य के 28 विधानसभा सीटों के मतदाता कर रहे हैं। हल्की हल्की ठंड होने के बावजूद मध्य प्रदेश में सुबह से ही मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है और उसके अलावा भी सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सीनियर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर में वोट डाला है। तो तमाम आपको बता दें कि आज बड़ा ये पर्व आपको बता दें जो हमारे देश में इसको मनाया जाता है। चुनाव होते हैं जब कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्यौहार है, इसमें भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा लें और सब लोग से अपील करेंगे और उम्मीद है कि अपनी सुरक्षा कोरोना को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर का सब लोग इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जो परिवर्तन की जो लहर जो बह रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव। कौन है ये? दादी। कहाँ इनको लाई है? दादी है। एक सेकंड। हाँ, दादी है। वोट दिलाने के लिए लाई है। हाँ, वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहली बार मतदान कर रही है? हाँ, मैं पहली बार है। दादी तो बहुत क्या सोच के आई हो? क्या यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा। तभी आपने सुना तेजस्वी यादव को। आपको बता दें कि जहां एक तरफ है अनुभव तो वहीं दूसरी तरफ है जोश से सराबोर युवा। चाहे हम बात करें चिराग पासवान की, चाहे हम बात करें तेजस्वी यादव की। और अभी भी आपने ये जो एक बाइट सुनी इस बच्ची की जो अपनी दादी को लेकर के साइकिल पर आई थी और पहली बार वो वोट डालने जा रही है, उसी को लेकर के कई महत्वाकांक्षाओं के साथ वहां पहुंची थी। और अब आपको सुना देते हैं इसी बच्ची की दादी की का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। इस उम्र में भी कितना वो जोश से सराबोर हैं, सुनिए। दादी। कहाँ इनको लाई है? दादी है। एक सेकंड। हाँ, दादी है। वोट दिलाने के लिए लाई है। हाँ, वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ पर। पहली बार मतदान कर रही है? हाँ, मैं पहली बार है। दादी तो बहुत क्या सोच के आई हो? क्या यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा। थोड़ी ना क्या सोचे? क्या अच्छा आपके मन में है? क्या चाहते हैं? मैं विकास और थोड़ा बिहार में। अच्छा, आप रोज छात्र हैं, छात्रों के लिए कुछ? हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर। रोजगार मुद्दा है? हाँ, रोजगार मिलना चाहिए। पहली बार? मैं तो पहली बार यहाँ वोट डालने आया पहली हूँ। बार वोटिंग कर रही है, क्या फीलिंग आ रही है मन में? बहुत अच्छा, मतलब एक्साइटेड है कि वोट डालेंगे। पहली बार है मेरा।
हर साल दादी पैसे लेकर के आती है फर्स्ट नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाए, क्योंकि मेरा यहाँ फर्स्ट टाइम वोटिंग है ना, इसलिए दादी को फर्स्ट टाइम यहाँ लाए हैं। करते हैं को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं, फिर क्या चाहते हैं? विकास के मुद्दा, रोजगार के मुद्दा, स्वास्थ्य के मुद्दा, समाज के मुद्दा, यही सब लेके चल। और आज बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र का त्योहार देश में मनाया जा रहा है। और आपको बता दें, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, आज आप एक बार फिर से ये जो पूरी तस्वीर बन करके सामने आई है, एक और चरण का चुनाव आज हो रहा है। सुबह से ही लोगों में बिल्कुल जुझारू तरह से वोट देने के लिए, हालांकि कोरोना काल है लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं और अभी तक 11 बजे तक तकरीबन 10 से ज्यादा प्रतिशत की वोटिंग हो चुकी है। देखिए, अभी मैं बूथ से ही लौट रहा हूँ और वो बूथ पर अभी तक 30% पोल यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। लगातार जिस तक से मैं कह रहा था कि बिहार जो है वो लोकतंत्र का जो है, और यहाँ पर वैशाली जो जगह है गणतंत्र लोकतंत्र का, वो बड़ा केंद्र रहा है। हमने देश की शिक्षा देने का काम, दुनिया को देने का मैसेज देने का काम इस बिहार के लोगों ने किया। और निश्चित रूप से कोरोना जैसे महामारी में भी आज जिस प्रकार से लोग सतर्कता बरतते हुए हर एक पर ग्लव्स की व्यवस्था की है, सैनिटाइज की व्यवस्था की है, वहाँ जो टेम्परेचर रीडिंग मशीन की व्यवस्था की है, तो एक अच्छा व्यवस्था बना करके इलेक्शन में किया। धन्यवाद। जी, तो मृत्युंजय जी से कुछ तकनीकी खामियों के कारण बात नहीं हो पा रही है, दोबारा से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आरजेडी कांग्रेस पर वार और एक बार फिर से एनडीए सरकार, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सहरसा में आज प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, वहां पर भी वो लगातार हुंकार भर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार, यानी कि गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का। वहीं सामने विपक्ष में जोरदार अपना प्रदर्शन करते हुए तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और साथ ही साथ तमाम अन्य पार्टी, राहुल गांधी, सब एक साथ मौजूद। जहां चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं उन्हें नीतीश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मोदी का साथ देंगे और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी मिलकर के सरकार बनाएंगे। लेकिन वहीं बीजेपी ने भी साफ किया है कि एनडीए में जो गठबंधन हुआ है जेडीयू के साथ, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ गए हैं आरजेडी से। तो मृत्युंजय जी, आप क्या लग रहा है इस वक्त, आप क्योंकि वहां पे मौजूद हैं, बिहार में क्या माहौल दिख रहा है, किस तरीके से लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं? अभी हमने भी ऐसे बयान दिखाए जो वहां पर युवा भी पहुंचे, बुजुर्ग भी पहुंचे, हर वर्ग का शख्स पहुंच रहा है वोट डालने के लिए, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। मृत्युंजय जी, देखिए, परिवर्तन की लहर चल जी, और जनता लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह से भाग ले रही है। कोरोना काल में भी जनता की जिस तरह से भागीदारी है और जनता स्पष्ट बदलाव चाहती है, ये दिख रहा है जनता के भाव से। तो इस कोरोना काल में जो पहला चुनाव हो रहा है बिहार में, इसमें बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है। हम जनता से अपील भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और बदलाव के लिए वोट करें। एक नया बिहार बनाने के लिए हंसता बिहार, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार बनेगा जब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी। सवाल आपसे, डबल इंजन की सरकार या फिर तेज तर्रार नेता? देखिए, डबल इंजन में तो ट्रबल आ गया, ये डबल इंजन में तो ट्रबल आ गया। भाजपा तो यहाँ 3-3 फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम तो हनुमान हैं मोदी जी के, पप्पू यादव जी ओवैसी का एक अलग गठबंधन है। ये सरकार चाहिए, नई सरकार, नई सोच के साथ, नए विजन के साथ युवा तेजस्वी यादव जी सरकार बनाएंगे बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार के भविष्य बचाने के लिए। जो नौजवानों का भविष्य अंधकारमय किया है इस डबल इंजन की सरकार ने, उसका भविष्य बचाना है। नौजवानों, किसानों, मजदूरों के हित की बात, बिहार को वाजिब हक दिलाना तेजस्वी यादव जी का संकल्प है। और इस भारी संख्या में
जो सपोर्टर्स हम जिनको कह लें कि अपना तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए रैलियों में भी, जो तमाम रैलियां हुई थी उसमें भारी संख्या में तेजस्वी यादव के समर्थक मौजूद थे, उससे काफी हद तक स्थिति लग रही थी। क्या आपको लग रहा है इसी का ही डर है कि ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की जमीन पर उतरना पड़ा है? देखिए, तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर लेकर जनता के बीच में जा रहे, उनके पीछे 32 हेलीकॉप्टर इस डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े दिग्गज पीछा कर रहे हैं। इसके बाद भी तेजस्वी यादव जी एक दिन में 17, 18, 19 सभा कर रहे हैं। ऐसा कहीं किसी ने पहले नहीं देखा होगा। इस तरह का चुनाव 30 वर्ष के नौजवान के सामने सारे लोग घबरा कर, हताश और निराश होकर उन पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। ये जवाब नहीं दे रहे कि बेरोजगारी में क्यों बिहार नंबर 1 है, क्यों कोरोना काल में मजदूर पैदल आने के मजबूर ठीक है, आपकी ये जो बातें हैं इसी का जवाब देने के लिए मृत्युंजय झा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी इस चीज का जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, आपने सुना मृत्युंजय तिवारी जी ने क्या कहा? चलिए, उनसे कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए मृत्युंजय जी। मुझे ये लगता है मृत्युंजय तिवारी जी बोल रहे थे, इनके पास तो कोई नेता नहीं है। लालू राबड़ी जिसके नाम पर ये कहते हैं कि हमने सामाजिक क्रांति की बिहार के अंदर, उन दोनों का चेहरा इन्होंने, तेजस्वी ने बैनर से हटा दिया जी। के नजर में उनकी कोई महत्व नहीं है, वोट चले उन्हीं के नाम पर। कि जो अपना माँ बाप का नहीं हुआ तो इस बिहार का क्या होगा? तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ही दोनों से संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे लगातार उनसे संपर्क साधने की। तो वहीं बता दें, आपने देखा सुशील मोदी को तस्वीरों में, और उसके बाद तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये तमाम नेता, बड़े बड़े नेता पहुंचे, उन्होंने वोट डाला। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी आश्वस्त किया मीडिया से बात करते हुए कि बिहार में इस बार तेजस्वी और लालटेन की सरकार बनने जा रही। तो वहीं लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार बिहार की सरजमी पर पहुंच रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं, तमाम रैलियां कर रहे हैं, वहां पे दावे कर रहे हैं कि इस बार भी एनडीए की ही सरकार होगी, इस बार भी बिहार में बाहर ही बाहर है और नीतीश की सरकार है, ये कहना है एनडीए का। आरजेडी कांग्रेस पर वार, फिर एनडीए सरकार। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं। और सहरसा में भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने रैली की है और ये देखें इन तस्वीरों में कि किस तरीके से बिहार के युवा भी लैस हैं, बिल्कुल सराबोर हैं उस जोश के साथ। ये देखिए, ये बिटिया, बिहार की बिटिया अपनी दादी को साइकिल पर लेकर के पहुंची है वोट डालने के लिए। उसका पहली बार वोट है। अभी आपने उसका सुना कि उसने क्या कुछ कहा कि पहली बार वोट देने आई थी बच्ची और साथ में अपनी दादी को लेकर के आई थी। दादी अनुभवों से भरी हुई बता रही थी कि क्या क्या मुद्दे हैं। चीजें, और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार ये सारी बातें कहते रहे हैं कि बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये इस बार का मुख्य मुद्दा था, जहां तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को रोजगार देंगे, बिहारियों को बाहर वापस नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं चिराग पासवान का नारा, एक बिहारी सब पर भारी। तो वहीं आत्मनिर्भर भारत की बात, आत्मनिर्भर बिहार की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, बिहार को अब, ताकि बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो अन्य लोग हैं, अन्य श्रेणी में जो हैं, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर ना जाना पड़े, बिहार में ही उद्योग शुरू किया जाए। तो ये तमाम बातें बिहार में कही गई सभी दलों की तरफ से। लेकिन अब क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये तमाम चीजें बिहार ने हर चुनौती में सफल होकर के दिखाया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तमाम रैलियों में की। ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये भी देखने वाली बात है कि खुद
प्रधानमंत्री मोदी। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ गए, मृत्युंजय झा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। मृत्युंजय जी, तो ये भी एक बड़ी बात सामने आई है जहां पर तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद में सक्षम इस वक्त नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि खुद अकेले वो सक्षम या पूरे नहीं पड़ रहे। इस वजह से बार बार प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की जमीन पर आना पड़ रहा है, रैलियां करनी पड़ रही हैं और जनता के अंदर ये भरोसा पैदा करना पड़ रहा है। मृत्युंजय जी, देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन कर ली है कि बिहार में हम लोकतंत्र का मजाक बना डालेंगे। 15 सालों के शासन में इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बनाने के अलावा और क्या किया? इस बिहार में जितना भी डेवलपमेंट का काम हुआ, 2005 से लेकर लगातार इस सरकार के रहने के बाद बीजेपी और एनडीए के सरकार होने के कारण बिहार में इतना डेवलपमेंट हुआ। और आज तेजस्वी जी क्या बात करेंगे जब उन्होंने जिसके आधार पर वो राजनीति करना चाहते हैं, जिसके आधार पर वो लोगों से वोट मांगने के चाहते हैं, वो उसके नेता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हुआ? उन्होंने उनको बैनर से हटा दिया, उनका नामो नाम निशान मिटा दिया। और जो आदमी अपना माँ बाप का नहीं हो सकता, वो इस प्रदेश का क्या होगा, प्रदेश के 12 करोड़ जनता का क्या होगा? इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना, इल्जाम लगाना नीतीश कुमार जी पर, कभी मोदी जी पर आक्षेप करना, कभी नीतीश कुमार जी पर इल्जाम लगाना, मुझे लगता है ये इनके बौखलाहट का परिणाम है। आप देखिए, तेजस्वी की यादव कोई नेता का दौरा नहीं हो रहा है। ये क्या चाहते हैं? वन मैन शो करना। मृत्युंजय जी, ये तो कुछ केवल नहीं है, केवल इतना है कि बिहार के लोकतंत्र जी, तो आपने सुना किस तरीके से तमाम बातें दोनों नेताओं ने रखी। आरजेडी से हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए थे और मृत्युंजय झा जुड़े हुए थे बीजेपी से। दोनों ही नेताओं ने अपनी बात रखी कि क्या क्या मुद्दे होंगे, किन चीज़ों को लेकर के इस बार का चुनाव सामने आया है और बेहद दिलचस्प होगा इस बार का बिहार चुनाव के नतीजे। और आपको बता दें कि अब बिहार के बाद यूपी में भी आपको हम ले चलते हैं, वहां पर भी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ है यूपी की सरकार, क्या कुछ करने वाला है यूपी में, किस तरीके से 7 सीटें महत्वपूर्ण है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर भी मेहमान जुड़ेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा, जनता के हाथों में उम्मीदवारों की किस्मत। 7 सीटें जो बेहद महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि यूपी में ये 7 सीटें जिनके ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं और उसकी वोटिंग शुरू होगी। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होने वाली है ये, वहीं विपक्ष के लिए कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें उन्नाव की बांगरमऊ, अमरोहा की नौगांव, सादत, फिरोजाबाद की टुंडला, बुलंदशहर की सदर, जौनपुर की मल्हनी, कानपुर देहात की घाटमपुर और देवरिया सदर शामिल है। बांगरमऊ सीट पर बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सदस्यता खत्म होने के बाद चुनाव हो रहा है, तो बेहद महत्वपूर्ण ये बांगरमऊ सीट बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर की थी, तो ये बेहद महत्वपूर्ण। जिस आपको बता दें, इनमें से जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें निर्दलीय समेत कुल 88 उम्मीदवार हैं। कुल 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं के हाथ में होगा। निर्वाचन आयोग ने निर्बाध तरीके से चुनाव संपन्न कराने की तैयारी पूरी कर ली है और जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें 6 सीटें पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो बेहद अहम कि इन 7 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और वहीं 1 सीट सपा के पास थी, समाजवादी पार्टी। और इसी खबर पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए कर्नल दयाशंकर दुबे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। दयाशंकर जी, क्या कुछ स्थितियां देख रहे हैं? आपके पास 6 सीटें थी पहले, लेकिन अब का क्या समीकरण बनता हुआ देख रहे हैं? स्वाति जी, मुझे लगता है कि अभी लगभग 20, यदि 7 सीट का ले लें तो 20-21% की ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। इसमें से 88 में से 9 महिला प्रत्याशी हैं, जिसमें से 2 महिला प्रत्याशी हमारी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
टोटल इन 7 सीटों में से होना तो चाहिए था 8 में से 1 सीट की वजह से रुका हुआ है, जो कि अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, वो होगा, जल्दी ही होगा। लेकिन 7 में से हमारे पास 2 महिला सीट है। इस 7 की बात करें तो पहले 6 सीटें ऑलरेडी हमारे पास थी। 1 सीट यदि मरहरी जौनपुर की छोड़ दे तो वहां पर पारसनाथ यादव जी की मृत्यु हुई है, उसके बाद से वो सीट खाली हुई है, वो सपा है। अभी हमारा मानना ये चल रहा है कि जिस तरह से हम लोग जिस गति के साथ इस प्रदेश के अंदर अपराधियों के पीछे पड़े हुए हैं और उनका सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं, विकास जिस गति से चल रहा है, महिलाओं के लिए जिस तरह से हम लोग कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, गरीब तबके के लिए ला रहे हैं, किसान और नौजवानों के लिए ला रहे हैं, मुझे लगता है कि हम 7 सीटें पर विजयी हासिल करेंगे और निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। अभी लास्ट में जब आपकी बात आ रही थी, आपके यहाँ से कुछ आ रहा था बांगरमऊ के बारे में, वहां मैं खुद गया था वहां, और देवरिया की सीट पर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देना मैंने महसूस किया है। बांगरमऊ की पहले बात करें तो वहां सीधी बात है, कोई टक्कर है नहीं। श्रीकांत कटियार पूर्व अध्यक्ष हमारे पार्टी के, वही चुनाव लड़ रहे, और हम लोग आज बात घर द्वार छोड़ करके ये सब चीजों को नहीं करते, बल्कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं। और मुझे लगता है कि सब चीजों से उठ के वहां 2-2 पार्ट लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ रही है, इन सबको साइड करते हुए वहां पूरी जनता जो है मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी वहां से जुड़ी है। ये जिस तरीके से आप तमाम बातें आपने रखी कि आप लोग किस तरह से आपने चुनाव की पूरी तैयारियां की और आप अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते हैं, कोरोना काल में इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ बदलाव दिखने को मिल रहे हैं आप लोगों को? आप लोग खुद वहां पर मौजूद होंगे, धरातल पे सारी चीजें देख रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव सामने आए हैं इस बार? देखिए, एक चीज तो है कि इस समय देवरिया है, वहां तो दिन रहा, वहां एसपीएम त्रिपाठी लग रहा है और उनके खिलाफ पूर्व विधायक जो है जन्मेजय सिंह थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पुत्र भी लड़ रहे हैं और भी अपनी दूसरी पार्टियों के लोग लड़ रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए, जमीन पर इस वक्त लोग यही चाहते हैं कि विकास के नाम पर सड़क, रोड, पानी, अपराध के नाम पर बच्चों की, खास करके बच्चों के लिए जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, बहनें हैं, उनकी इज्जत के लिए। तो देखिए, हमारी सरकार ने उनकी इज्जत के लिए, तो मैं सबसे पहले गिनाना चाहूंगा, इज्जत घर का निर्माण जो है पूरे प्रदेश के अंदर कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप शौचालय कह सकते हैं। इसी तरह से अभी मुख्यमंत्री ने जब ज्यादा ही लगा जो उत्पात कर रहे हैं ये लोग, तो व्यक्तिगत तौर से एक योजना बना करके लॉन्च किया, महिला शक्ति। अभी 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ मैं जी। और इन सब चीजों के प्रदेश के लोग देख रहे हैं जी कि ये एक ऐसी सरकार है जो दिन रात गतिमान है इन चीजों को करने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर स्वाति आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा मैं जी कि अभी हाल की बात है, कैराना जो जाना जाता है दंगे फसाद के लिए पूर्व सरकारों के अंदर, वहीं के एक विधायक नाहिद में जानती है क्या कहा है जी? उन्होंने ये कहा है कि पुलिस जो है वहाँ की क्या है, तुच्छी है। मुझे ये कहने में शर्म आ रही है बात, लेकिन बात तो बतानी पड़ेगी। और यहाँ तक कहा है उन्होंने कि ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, हम और समुदाय के लोगों के घर में घुस करके उनकी बेटी बहनों का रेप करेंगे। हालांकि उस पर हम लोग बेहद कार्रवाई निंदनीय है ये तमाम बातें, दयाशंकर जी, जो आप कह रहे हैं, बेहद निंदनीय है ये सारी बातें। लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी बात रखी बेहद महत्वपूर्ण तरीके से। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक मिश्रा, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी एएनबी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है इस बार? किस कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी वाले जरूर ऐसा कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि सच में 4 साल में उन्होंने काम कुछ नहीं किया। आज 4 साल की सरकार हो रही है, मुश्किल से 6-8 महीने की सरकार बची है, उसके बाद चुनाव का वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, और किसी फ्रंट पे कोई एक काम ये गिना नहीं सकता। अभी उनके प्रवक्ता बता रहे थे आपको कि मिशन शक्ति उन्होंने शुरू किया है 4 साल बाद। इनसे पूछे जो रोमियो स्क्वाड बनाया था उसका क्या हुआ, इनसे पूछे जो महिला शक्ति पे वादे किए तो उसका क्या हुआ, जो बच्चों पे बात की थी उसका क्या हुआ। हाथरस का कांड आज भी पूरे देश को याद है। मुझे याद है कि आपने भी बहुत मजबूती से उठाया था और दिखाया था, और आपकी आवाज में उस समय जो गुस्सा नजर आ रहा था उसकी हम सबने तारीफ भी की थी कि पहली बार बहुत दिन बाद एक प्रकरण को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है। इसी तरीके से डेवलपमेंट पे आप काम करें। ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने गरीब थे सबका घर बन गया। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, आप किसी एक में, मैं इनफैक्ट अभी किसी गांव में आप कहीं, मैं आपको आधे घंटे के अंदर अंदर 10-20 आदमी दे दूंगा जो कि बता के साहब जिनका घर
आज के अखबार की खबर है जिसमें यह है कि गड़बड़ घोटाला हुआ है और जिसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको याद होगा भर्तियों में एक भी भर्ती नहीं, 4 साल में नॉट इवन वन रिक्रूटमेंट इज कंप्लीट। कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसमें इनके यहाँ घोटाला न हुआ हो, जिसमें करप्शन न हुआ हो, जिसमें 2-4-6 लोग जेल न हुए हो और आज तक जो भर्ती कंप्लीट न हो गई हो। एक भी भर्ती नहीं बता सकते जो भर्ती कंप्लीट हो गई है। तो पूरी तरीके से जनता, एक बात जरूर सच कही इन्होंने, वो ये कही कि जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता ने मन बना लिया है, जनता निर्णय ले लिया है कि बहुत हो गया। वो सरकार जो हिंदू आपकी मुसलमान के तमाम नाम पे बातों का लड़ाना जवाब चाहती देने है, के लिए दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ बने। जी। दयाशंकर जी, जो ये सारी बातें अभिषेक मिश्रा जी एक के, बात और साथ ही कह दूं कि जो सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाहती है, जो सरकार जातियों में बांटना चाहती है, जो सरकार आज 4% वर्सेस 96% की सरकार चला रही है, उन लोगों को जनता ने मन बना दिया है कि इनको बाहर फेंकना है और अब मौका काम करने वालों को, विकास वालों को मिलेगा जिनके काम आज भी इनके मुख्यमंत्री पीता काट। जी दयाशंकर जी, आपने तमाम बातें सुनी अभिषेक जी ने जो रखी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? पहले तो अभिषेक भाई बहुत दिन के बाद हमारे साथ डिबेट में है, उनका सम्मान पूर्वक उनको नमस्कार कहूंगा। और जो वो मुंगेरी जाल के सपने देख रहे हैं, जो कहा उन्होंने, ये जनता देख रही है, तो जो मुंगेरी जाल का सपना हो वो सच को देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन स्पष्ट जानिए सर कि आपके यहाँ तो प्रोफेसर है सर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर ही नहीं मंत्री हुआ करते थे। करने दिया इस घेरा डालो ने पार्टी ने कुछ नहीं करने दिया आपको। एक पार्टी ऐसी है जो सब समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, तो उसकी प्रशंसा एटलीस्ट करनी ही चाहिए। लेकिन चलिए आपकी अपनी मस्ती हो सकती है, ये महिला शक्ति की बात करते हैं आप, महिला शक्ति हम योजना प्रारंभ तो की, आप काम नहीं करते थे। और सच बात तो ये है कि आप ऐसे और लोकार्पण किए हैं जो चीजें ठीक नहीं थी। मेट्रो का आपने उद्घाटन करके लोकार्पण कर दिया जो चल नहीं सकती थी। बैडमिंटन कोर्ट का आपने कर दिया जो चल नहीं सकता था। जनेश्वर पार्क आपने कर दिया, पड़ी हुई है। दूसरा बात ये, मेरा कहना क्या है, मेरा कहना स्वाति ये है, नियम सब प्रक्रिया हुई है, विधि बना हुआ है, और वो आपके यहाँ पे। लेकिन दयाशंकर जी, ये तमाम बातें आपने जो कही, इसका जवाब भी अभिषेक जी देंगे। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी कि बांगरमऊ सीट बहुत ही विवादित सीट रही है कुलदीप सेंगर की वजह से, इस पे क्या कहेंगे? कुलदीप सेंगर पार्टी से निकाला हम किस वजह से वो बर्खास्त हुए हैं, तो यदि वो हुआ है, अब किसको, उनके कुल खानदान में किसी को ये टिकट नहीं दिया है, हमने वहाँ के पूर्व अध्यक्ष को दिया है। पूर्व अध्यक्ष को ये टिकट दिया है, श्रीकांत करियर वहाँ के पूर्व अध्यक्ष है। इस वक्त राष्ट्रीय से पहले वही कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया है। हमारे यहाँ गलत आया है, ये गलत कौन है? ये अभिषेक भाई साहब के यहाँ से ही ट्रेनिंग लेकर के, मैं आपको सीधा बताता हूँ, कुलदीप जो थे इनका मैं पृष्ठभूमि जानता हूँ। ये आए हैं प्रोफेसर साहब की पार्टी से ही डेरा डालो घेरा डालो का सबक सीख करके। हमारे यहाँ तांडव मचाए थे, इनको निकाला किसने? हमने निकाला है। वो सीट खाली हुई है हमारे वजह से, उस पर खड़ा किया है कैंडिडेट हमने, उनके परिवार से नहीं बल्कि अलग से। ये बुलंद किसी की पार्टी नहीं है कि घर से ही सब लोग होंगे 19 लोग, इनकी चले तो गाय भैंस को लड़ा दें उस परिवार से। लेकिन क्या प्रोफेसर साहब कभी कर सकते हैं कि अपने पार्टी के कभी ये पार्टी के कभी प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते हैं। सोचना हमें खुले दिमाग से होगा। ठीक है, अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। जी अभिषेक जी, आपने तमाम बातें सुनी दयाशंकर दुबे जी की, क्या कुछ वो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर आपकी पार्टी से आए थे और उसके बाद जब उनकी पार्टी में वो आए, उनके ऊपर आरोप लगा तो बीजेपी ने बिल्कुल समय नहीं लगाया उनको निकालने के लिए। अभिषेक जी। स्वाति जी, मैं अभी पहचाना दयाशंकर भाई को मैं भी नमस्कार कर दूं। इतना कहना चाहूंगा कि ये हमारी पार्टी से बुला करके इनको कौन ले गया था, और जब तक समाजवादी पार्टी में थे तब तक तो इन्होंने कोई घटना नहीं की ऐसी। फिर भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, आखिर भारतीय जनता पार्टी के जेनेटिक स्ट्रक्चर में, भारतीय जनता पार्टी वालों में ऐसी क्या खास बात है कि जो वहां जाता है उनकी सरकार जब आती है तभी घटना हो जाती है? को याद होगा विकास दुबे नाम का एक व्यक्ति अभी प्रकरण हुआ, उसने पहली बार जब घटना की तब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी देश में। कुछ कहना इस बार जब उसने हिम्मत की तब दोबारा उसी की सरकार चल रही थी। तो और कमाल ऐसा होता है कि इनके यहाँ जो भी है
ये निकाला नहीं गया, पूरे देश को याद है। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच करके चाय पी रहा था वो आदमी, फोटो खिंचवा रहा था, एसएसपी के घर गया धमकी देने के लिए। वो तो जब मीडिया ने, हम लोगों ने हल्ला मचाया तब इन्होंने, और निकाला इन्होंने बहुत अंत में निकाला क्या, वो तो जब सीबीआई की जांच हो गई, सारी कार्रवाई हो गई, उसके लिए सीबीआई, जिसकी घटना की बात है, सीबीआई ने लिख के 3 अफसरों के नाम दिए हैं, आईपीएस के भी हैं, आईएएस के भी हैं, कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अगर इनके खिलाफ इन लोगों ने वक्त पे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का पालन किया होता तो कुलदीप सेंगर वाली घटना न हो सकती थी। क्यों नहीं किया, और आज तक उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसको सीबीआई ने लिख करके मुख्यमंत्री को दिया है। भाई सीबीआई कोई समाजवादी पार्टी की सरकार से चला नहीं रही। माननीय अमित शाह साहब गृह मंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के अंडर आती है सीबीआई। सीबीआई की लिखी हुई सिफारिश पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दिला दीजिए। ठीक है अभिषेक जी, आपने तमाम बातें रखी, दयाशंकर जी ने भी तमाम बातें अपने पक्ष से रखी, आपने अपने पक्ष का अपना पूरा पक्ष रखा आपने। लेकिन अब आज जो उपचुनाव हो रहे हैं इन 7 सीटों में, आपको क्या लगता है कितने सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी समाजवादी पार्टी? क्योंकि टक्कर बहुत ज्यादा आप यहाँ पे कह सकते हैं महत्वपूर्ण देखी जा रही है दोनों ही पार्टियों में। फिर वही चाहे हम बात कर लें बीएसपी की भी, वहां पे भी मायावती ने भी कल हुंकार जिस तरीके से भरी है, तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही हैं। फिलहाल आप दोनों में यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप दोनों से जानना चाहूंगी, और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी अभिषेक जी, किस तरह से देखते हैं 7 विधानसभा सीटों में से कितनी आपके पाले में आएंगी? देखिए, बीएसपी को ने तो ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। भाजपा के लोग उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो बीएसपी की तो राजनीति खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं उनके पास, उनका अपना वोटर उनको छोड़ गया है। और बीजेपी वालों की इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी की हालत ये है कि बीएसपी के बयान चला करके उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनके पास कहने दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। स्वाति जी, मैं आपको जवाब दूं उससे पहले इतना जरूर कहूंगा कि आप इनसे, दयाशंकर जी से इसका जवाब जरूर मांग लेना कि प्रधानमंत्री के अंडर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो सीबीआई है, उसने जो कार्रवाई की सिफारिश की वो इनके मुख्यमंत्री कब करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी जवाब जो आपने मांगा उसका ये है कि निश्चित रूप से सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। 10 तारीख को हम और आप जब दोबारा डिबेट करेंगे तो सामने आ जाएगा। आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि सभी सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी जीत करके आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बीते इतने सालों में लगातार उत्तर प्रदेश में या तो समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी का ही वहां पे वर्चस्व रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर के लिए तैयार थे समाजवादी पार्टी। ऐसा क्या हो बिगड़ गया वहां पे कि आप जब वहां पे विधानसभा चुनाव हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री पद के लिए जब चुनाव हुआ, तब समाजवादी पार्टी पीछे पिछड़ गई? देखिए, इसलिए मैं उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो झूठ का प्रचार किया, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे देश को, प्रदेश को लड़ाने का काम किया, जो धर्म को राजनीति का, आज भी ये लोग धर्म की बात करते हैं। अभी आपने सुना ना ये लोग किस तरीके से पश्चिम यूपी के एक जिले की बात बीच में जबरदस्ती घुमा करके लाए, जिसका सवाल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये चाहते हैं कि टीवी पे, अखबार में, भाषणों में ऐसी चीजें चले जिससे लोगों में हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करने का माहौल बने। ये चाहते हैं बीजेपी वाले। इसलिए हम लोग उस समय लोगों को नहीं समझा पाए कि भाई कार्य करना जरूरी है। अब लोगों को उत्तर प्रदेश को महसूस हो रहा है कि हमने गलती कर दी, और जिनको हमने मौका दिया वो लोग सिर्फ घूम घूम करके सिर्फ फीता काट रहे हैं समाजवादी पार्टी कामों का, बाकी कुछ नहीं कर रहे। पार्टी के जो भी प्रत्याशी अभी वहां पर हैं, जिनको भी आपने टिकट दिया है, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, किन चीजों को लेकर के, वो क्या मुद्दे थे जिन्हें लेकर के वो जनता के बीच गए? देखिए, मुद्दे सिर्फ बहुत साफ हैं। आज मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा जो समाजवादी पार्टी उठा रही है और उठाना चाहती है। अगर ये लोग हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद करा दें तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पे जवाब क्यों नहीं देते माननीय योगी आदित्यनाथ जी? क्यों नहीं दयाशंकर जी बताते हैं कि क्यों नहीं इन्होंने भर्ती की 4 साल में? कोई भी एक भर्ती बताएं जो पूरी हो। सबसे बड़ा सवाल आज कोरोना है। कोरोना के नाम पे जिस कदर करप्शन हुआ है, जब 2022 में हम लोग जांच आदेशित करेंगे सरकार बनाने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा घोटाला करप्शन का कोरोना निकलेगा, ये आप देख लेना। इस तरीके एक हजार की चीज, 1,500 हजार की चीज 10,000 हजार में खरीदी गई है और कोई कार्रवाई नहीं होती। उस पर डीपीआरओ और उस लेवल का अफसर सस्पेंड होता है, सीडीओ डीएम से कोई मतलब ही नहीं उससे। जब इनका विधायक खुद कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हम लोग कहते हैं तो चलो मान लो कि विपक्ष कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। भ्रष्टाचार की शिकायतें इनके विधायकों ने की तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। लोग बताते कि उनको बुला करके डांटा गया, विधायकों को गिरा करके थाने मारा जा रहा है। इगलास की घटना आपने कवर की, आपने दिखाया। तो ये लोग जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, आज तक इतनी खराब सरकार किसी ने नहीं चलाई। और मुझे विश्वास है कहीं न कहीं जयशंकर भाई भी मन में शर्मिंदा होंगे, लेकिन अब उनकी मजबूरी है भाई। टीवी पे तो नहीं कह सकते कि साहब हमसे गलती हो रही है, टीवी पे तो उन्हें पक्ष लेना ही लेना, वही काम वो कर रहे हैं।
शंकर दुबे जी, आपने तमाम ये जो बातें कही हैं अभी अभिषेक जी ने सुनी है, इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया मेरी ये रहेगी इनके ऊपर कि खुद प्रोफेसर साहब एक सुलझे हुए आदमी हैं, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी अनजान बनते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, अपनी पार्टी की तरफ से जरूर कहना है कि ये कह रहे हैं कि 7 सीट ये जीत रहे हैं, अच्छी बात है, मुंगेरी दाल के सपने की तरह से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बात इतनी है कि क्या प्रोफेसर साहब बुद्धिजीवी होने के नाते कैराना के नाहिद, जिसकी वो कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, आज चुनाव हो रहा है और ये कहना कि हम लोग किसी के घर में घुस करके मारेंगे या बहन बेटियों को रेप शब्द उन्होंने यूज किया है, क्या इसकी भाषा करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि ये इनकी पार्टी की परिपाटी रही है स्वाति कि ये जब भी पावर में आते हैं या नहीं पावर में आते हैं तो बौखला करके ऐसी चीजें ये बोला करते हैं। आपको याद होगा जाति पार्टी की बात करते हैं लोग, किसने जाति पार्टी चलाई थी? मुल्ला मुलायम किसने कहा था यूपी के अंदर? आप याद करिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भद्दे शब्दों में नेताजी ने क्या कहा था। शायद इसी वजह से प्रोफेसर साहब ने मिलकर के नेताजी को सही कर दिया। वो पार्टी जिसमें सिर्फ एक परिवार के सभी लोग हों, चाहे इनके जैसे बुद्धिजीवी हो, ये बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है जो बात कर रहे हैं आपसे, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा। इनके पिताजी IAS में सबसे बड़े अधिकारी थे जिनका मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ। उन्होंने किताबें लिखी है, समाज के दर्शन देते हैं, लेकिन उस दर्शन के बाद और ज्ञान के बाद प्रोफेसर अभिषेक का इसमें फंस जाना, इसको मैं और कुछ नहीं कहूंगा। अभी हिंदू की तरफ से, लेकिन सच्चाई है कि जो एक सीट इनके पास जौनपुर की है वो सीट ये हार रहे हैं। मैं वहां रह के आया हूँ, 3 तो विधानसभा मैंने खुद देखी है, क्योंकि आपको बताऊं स्वाति, मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ यहाँ का। पूरा जगह देखा है, सब जगह की पल्स ली है, बुलंदशहर तक की पल्स ली है मैंने फिरोज साहब के आका। और ये कुछ सीटों में इनकी जमानत जब्त होने जा रही है, इनको समझ आएगी तब जब 10 तारीख को गिनती होगी। अभिषेक मिश्रा जी बड़ी बात कह रहे हैं इस वक्त दयाशंकर जी, मतलब ये कह रहे हैं कि जीत तो छोड़िए, जमानत जब्त करने के हालात आ जाएंगे। जमानत जब्त होगी, इनके करनी ऐसे है, इनके कुकर्म ऐसे है। बताइए, चुनाव के दिन ये बहू बेटियों की इज्जत की बात को दावा करना चाहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। अभिषेक जी विकास दुबे की एक बात चली थी, ठीक है दयाशंकर जी, अभिषेक जी जवाब देंगे इस बात का। किसने जमानत पर बाहर निकाला था बार बार विकास दुबे को? दयाशंकर जी अभिषेक जी को जवाब देने दीजिए। ये आप ही की पार्टी में थे और आप ही की पार्टी ने इनका स्ट्रक्चर दिया। ठीक है अभिषेक जी जवाब दीजिए। जी इसमें दो हिस्सों में उन्होंने कहा। पहला तो ये कि जमानत जब्त की बात कही, तो वो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, वो दयाशंकर भाई की मजबूरी है। आज वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो उन्हें उसकी बात कहनी पड़ेगी। नहीं कहेंगे तो अभी पार्टी ऑफिस से फोन आ जाएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस व्हाट्सएप पे मैसेज देख करके बोल रहे होंगे उस व्हाट्सएप मैसेज पे भी दूसरी चीजें आने लगेंगी। तो वो तो मैं उनको, इसमें कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो इसका, ये उनकी मजबूरी है, वो कह रहे हैं। जहां तक उन्होंने उसकी बात कही कि किसी आदमी ने गलत कहा, मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं, चाहे कोई हो, किसी पार्टी से हो, कहीं का हो, चाहे कि हमारा हो चाहे किसी का हो। गलत बात गलत है, उसको डंके की चोट पे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा गलत कहेंगे, चाहे कोई गलत करेगा, और उसको जहां तक ताकत होगी रोकेंगे। आज इनकी सरकार है, इनमें दम हो, जितना कार्रवाई कर सकते हो ये करके दिखा दें, उसकी चर्चा न करें। खराब बातें बोली नहीं जाती हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दयाशंकर जी, दम है, आप में ताकत है, सरकार है, आप कार्रवाई सुन लीजिए, फिर वही बात सुन लीजिए। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो समाजवादी सरकार बनने दीजिए, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे ऐसी कि पूरा उत्तर प्रदेश उसकी नजीर देगा। दयाशंकर जी ठीक कह रहे हैं, उनका होता है ऐसे ही। इन्हीं के तरह से एक बार अखिलेश जी जो थे मुख्यमंत्री जब नहीं थे उससे पहले पुलिस अफसर को ही कहे थे, मुझे याद है एसएसपी ऑफिस के सामने, कि तुम मेरी सरकार आने तो तुम्हें मैं देख लूंगा। तो ये लोग देखते रही है। इनके मुलायम सिंह जी कहे थे आईजी ठाकुर को, अभी तुमको मैं देख लूंगा। अभी उल्टी बात कर रहे हैं, देखते ही हो गए, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? मुझे नहीं आ रही है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? सिर्फ इनको मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी पार्टी को आज के दिन बुद्धि मिले, ताकि कम से कम अपनी एक सीट को ये बचा ले। पारसनाथ जी वाली वही बहुत बड़ी बात है, हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। जी आप दोनों का ही दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक मिश्रा जी आपने समय निकाल करके आप आए, ANB न्यूज़ से आप जुड़े, और साथ ही साथ दयाशंकर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से आ रही है, इस वक्त बेहद अहम खबर कश्मीर के मेंढर से बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है। 4 किलो हेरोइन बरामद की गई है।
तो ये देखिए एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर। सेना और पुलिस ने चलाया है संयुक्त तलाशी का अभियान और उसमें 4 किलो ये हेरोइन पकड़ी गई है। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन किया, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, तब 4 किलो हेरोइन बरामद की गई है। आपको हम बता दें, ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सेना और पुलिस ने एक ये संयुक्त सर्च ऑपरेशन किया था और उसमें ये नशीले पदार्थ पाए गए। ये कहां से आए, किन लोगों ने इसको भारत की सीमा में पहुंचाया, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे हमारे संवाददाता से, जल्द ही वो हमसे जुड़ेंगे। और आपको अभी हम ये बता दें कि सेना और पुलिस ने ये संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन के मद्देनजर ये नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर से ये बड़ी खबर आ रही है। और वहीं आपको बता दें कि बीते रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या ताजा अपडेट, कैसे ये ऑपरेशन संयुक्त ऑपरेशन किया गया और कहां से ये जो हेरोइन 4 किलो पकड़ी गई है, कहां से पकड़ी गई और साथ ही साथ क्या कुछ लोगों को भी गिरफ्तारी हुई है? रविंद्र, तो रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे वापस। सेना और पुलिस ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया था और उसमें 4 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन सेना करती रहती है और उसमें अब आज ये बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है। 4 किलो ये हेरोइन बरामद हुई है जम्मू कश्मीर से। और यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। आज लोकतंत्र का त्योहार पूरे देश में, मैं आपको बता दूं कि 3 राज्यों में मनाया जा रहा है। एक पहले बिहार में बिल्कुल सराबोर होकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। पहले भी जब पहले चरण की जब वोटिंग हुई वो भी बहुत अच्छे प्रतिशत के साथ हुई। और उसके बाद यूपी में 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव। और अब किसके सिर सजेगा ताज, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव का क्या हाल है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का ही राज बना रहेगा या फिर कमलनाथ को मध्य प्रदेश की कुर्सी मिलेगी, इसका फैसला राज्य के 28 विधानसभा सीटों के मतदाता कर रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सुबह से ही मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है। मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में सीनियर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर में वोट डाला है। और अब आपको सुना देते हैं बयान कमलनाथ का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, कि उनका क्या कुछ कहना है। वोट दे करके वो बाहर निकले हैं। सुनिए कमलनाथ का बयान। उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जितना झूठ बोलने शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है।
झूठ और घोषणाएं। इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणाओं का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से चेतन सिंह। चेतन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। तो भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत इस बार फिर से एक बार जनता के हाथ, किसको चुनेगी, किसके सर सजेगा ताज। 28 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और आपको बता दें कि 10 बजे तक तकरीबन 11% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। ग्वालियर में आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वोट डाला था। और हमारे साथ चेतन सिंह एक बार फिर से जुड़ गए हैं। चेतन जी, सीधा सीधा आपने सुना किस तरीके से कमलनाथ घेर रहे थे शिवराज सिंह चौहान को। देखिए, विकास की जगह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बर्बादी का जो मार्ग चुना था वो उनको विनाश के रास्ते तक लेकर के गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कमलनाथ जी अपनी सरकार के बजाय वो फोकस भाजपा के नेताओं को खरीदने में लग गए थे, हालांकि उसमें सक्सेस नहीं हुए। इसीलिए वो हमेशा दम भरते रहे कि मेरे पास आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, 132 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और जब वक्त आया तो कमलनाथ फ्लोर पर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो आदमी को हकीकत से सामना करना चाहिए, जमीन से जुड़ करके काम करना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जमीन से लग करके काम करने वाले लोगों की पार्टी है। ये पार्टी बिकाऊ लोगों की पार्टी नहीं है, खुददार कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे लोगों के माध्यम से संगठन चलता है, ऐसे लोगों के माध्यम से हमारा भाजपा का परिवार चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी और जो हमारी विचारधारा है उससे कांग्रेस का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बेहतर होगा कमलनाथ जी अपने परिवार, अपनी विचारधारा के बारे में देखें। और अभी तो कल रात को आपने इनका पत्र वो देखा होगा जिसको उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को लिखा, और उन्होंने बहुत साफ कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो उनका है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, कि पूरी कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। वो कमोबेश इसी प्रकार की बातें 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता, सांसद, पूर्व मंत्री शशि थरूर ने भी लिखी थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने कदमों पर कुल्हाड़ी मार करके खत्म होने की ओर अग्रसित है। जी सर, तमाम बातें आपने रखी। आप कह रहे हैं कि नेताओं के बारे में सारी बातें आपने बोली कि जो उनके विधायक हैं उनको खरीद फरोख्त का पूरा, और फ्लोर टेस्ट के बारे में आपने बात करी कि फ्लोर टेस्ट करने के लिए जब कहा गया तो कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को लगातार खरीदने में कहीं ना कहीं वो संलिप्त थी। इस वजह से अलग जब होटलों में रखा गया था विधायकों को, वहां पे भी सुरक्षित नहीं थे। देखिए, बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का इस सारे एपिसोड में प्रारंभ में कोई लेना देना नहीं था। ये सारे झगड़े उनके भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब उनसे चालू हुआ। आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने कहा कि जिस वचन पत्र पर कांग्रेस की सरकार आई है, अगर कमलनाथ जी ने उन वचनों को पूरा नहीं किया तो मैं सड़क पर उतरूंगा। और जब ये दिल्ली सोनिया गांधी जी से मिलने गए तब इनसे पत्रकार बंधुओं ने पूछा तो इन्होंने साफ कहा कि जिसको सड़क पर उतरना है सड़क पर उतर जाए, किसने रोका है। तो आदरणीय ज्योतिरादित्य साहब जब सड़क का रुख करे तो उनके साथ उनके समर्थक विधायक निकल लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सड़क पर निकलते ही कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी कमलनाथ जी और उनकी पूरी सरकार, पूरी पार्टी सड़क से भी ज्यादा नीचे कहीं ना कहीं नाली में जाकर के उतर गई। अब उसका कोई पता नहीं है कि इस कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। हमने खरीद फरोख्त नहीं की है, ये इनके अंदरूनी झगड़े थे। लेकिन इतना जरूर है, क्या जब बॉर्डर पर मेरा सैनिक पाकिस्तान और चाइना से युद्ध करने की स्थिति में उसको वहां पर खड़े होकर के चुनौती दे रहा है तो मैं क्या उनकी भाषा में बात करूं? क्या इस तरह का व्यवहार हम करें? जब हमने देखा कि मध्य प्रदेश का मिस्टर 15% कमलनाथ की तरफ बन करके काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के सपनों को चकनाचूर करके काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में विकास के सारे रास्ते बन गए, गुंडे माफियाओं का राज चल रहा है, शुद्ध के नाम पर जम करके वसूली चल रही है, कक्कड़ मक्कड़ मिगलानी ये सारे के सारे लोग वसूली कर रहे हैं। क्या हम लोकतंत्र में हाथ बांध करके बैठे रहे? क्या मध्य प्रदेश को हम लुटते देखते रहे, पिटते देखते रहे? हम ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को हमने बधाई दी, हमने कहा था
कि ज्योतिरादित्य जी आपने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो कदम उठाया है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और उसके बाद का सारा ठीक है। तमाम आपने जो बातें कही हैं इसके ऊपर हम आपको सुना देते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका क्या कुछ कहना था, पहले वो भी बयान सुन लीजिए और फिर उसके बाद तमाम बातें करेंगे। जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जितना झूठ बोलने शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है, झूठ और घोषणाएं। इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणाओं का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देगी। तो चेतन सिंह जी, आपने बयान सुना इस वक्त, क्या कुछ कह करके चले गए कमलनाथ जी। झूठ क्या, जो अब पुलिंदा होगा वो खुलेगा और उसके बाद देखना होगा कि जो चुनाव के नतीजे आएंगे उससे सब कुछ, सारी स्थिति और तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने इस झूठ को लेकर के बहुत साफ कहा है, सारी सभाओं में कहा है कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। तो हमारे नेता ने तो उनको खुला चैलेंज दिया, खुली चुनौती, और झूठ किसने बोला है, कपट किसने किया है, इस मध्य प्रदेश को बर्बाद किसने किया। हनी और मनी की चाशनी में से मुख्यमंत्री निकल नहीं पाए। अली बाबा 40 चोर की तरह ये सारे लूटते रहे मध्य प्रदेश को। इनका ईमान नहीं है, इनकी आंखों में पानी नहीं है, इनके जमीर में पानी नहीं है। ठीक है, चलिए, आपकी इन्हीं बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्की खंगल जी, कांग्रेस से जुड़ गए हैं। विक्की जी, आपने तमाम बातें सुनी चेतन सिंह जी जिस तरह से लगातार कह रहे हैं। ये उनकी थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही थी मुझे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं लगातार वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं। चेतन सिंह जी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो कांग्रेस पर निशाना साधने वाले ये लोग इस बात का जवाब दें कि 63 लाख मतदाताओं को, जो 63 लाख मतदाताओं के मताधिकार का अपमान करना, उनको उनके मताधिकार को, उनके जो संवैधानिक अधिकार दिया है उनको बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में, उस अधिकार, उसका गला घोंटने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से आखिर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, किस मुंह से जा रहे हैं। कमलनाथ जी के कुशासन को लेकर, कमलनाथ जी के कुशासन की बात कर रहे हैं, तो ये 15 साल के अपने शासनकाल का भी हिसाब जनता के सामने देने का वक्त है इन चुनावों में। और पिछले 7 महीने में जो मध्य प्रदेश की जनता ने जिस हिसाब से जो परेशानियां झेली है, जो मिसमैनेजमेंट मध्य प्रदेश की जनता ने और 63 लाख मतदाताओं ने झेला है, वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर बात करें हम पिछले 7 महीनों की, तो पिछले 7 महीनों में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीज भी मध्य प्रदेश के कोविड सेंटर्स में मुहैया नहीं करवा पाए। 15 लाख प्रवासी मजदूर जब अपने घरों को वापस लौटे, तो आखिर इन्होंने उन 15 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया? पैरों के छाले उनको नहीं दिखे, उनकी परेशानियां उनको नहीं दिखी, और बच्चों को जानवरों को खिलाने लायक भोजन वितरित किया गया इसी मध्य प्रदेश ने, वो भी देखा। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया, गुना में दलित महिलाओं को किस प्रकार से बाल पकड़कर घसीटते हुए मध्य प्रदेश के प्रशासन ने पिटाई की थी, पुलिस प्रशासन ने, वह भी जनता के सामने है। और जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सिवाय झूठ बोलने के और सिवाय झूठी घोषणाओं के इन्होंने कुछ भी कार्य मध्य प्रदेश के अंदर नहीं किया। चेतन जी, घोषणाएं बड़ी बात कह रहे हैं विक्की जी भी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने सिवाय झूठी घोषणाओं के कुछ नहीं किया है। और कहीं ना कहीं ये भी इस बात को भी माना जाएगा ना कि जनता ने तो कांग्रेस को ही चुन करके जनता लाई थी और उसके बाद ही स्थितियां बदली, पूरा जो समीकरण था वो बदल गया और बीजेपी दोबारा से सरकार में आ गई। लगातार 3 बार हमेशा बढ़ करके इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने। क्या मध्य प्रदेश की जनता एक बार भी झूठ में आ गई, 2 बार भी झूठ में आ गई, 3 बार भी झूठ में आ गई? और अभी भी जो आप कह रहे हो मध्य प्रदेश में इनको मत दिया है, ये वेंटिलेटर की सरकार थी।
आप वोट ऑफ परसेंट के उठा करके क्यों नहीं देखते हैं? वोट ऑफ परसेंट भारतीय जनता पार्टी का इनसे 1.50 ज्यादा था। ये बात अलग है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधायकों की संख्या हमारी कम थी, सरकार तब भी हम बना सकते थे, ये सर्वविधि थे, ये कांग्रेस के नेताओं को भी सबको पता है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमारा संख्या बल कम है, हम नहीं बनाएंगे। हमने आपको सरकार बनाने का अवसर दिया, लेकिन 100 दिन की आपकी सरकार, मेरी नहीं, आपकी सरकार, आपकी 100 दिन की सरकार में मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी थी कि भैया भूल हो गई, जनता का सेवक हमने खो दिया, इस मध्य प्रदेश का रखवाला हमने खो दिया, आम गरीब आदमी के रखवाला का खो दिया। और यही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में यही कांग्रेस 89 लाख मतों से अपना प्रदेश हारी, 89 लाख मतों से। अरे भैया, जब तुम्हारा कार्यकाल ठीक है चेतन जी, आपने तमाम बातें अपनी रखी। विक्की जी, इसका जवाब दीजिए। जो सारी बातें चेतन जी ने रखी हैं कि सरकार वो बना सकते थे, लेकिन फिर भी मौका दे दिया कांग्रेस को। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का भ्रम फैलाना बंद कर दें। 0.1% मतदान इनको ज्यादा हुआ था, लेकिन वो झाबुआ उपचुनाव के बाद वो भी रिकवर कर गए थे। क्या 121 विधायक कांग्रेस के पक्ष में जो लेटर महामहिम राज्यपाल के पास में जमा थे, क्या वो 121 विधायक कांग्रेस के 121 विधायक हमारी सरकार के साथ नहीं थे? 121 विधायकों की के दस्तखत किए हुए, हस्ताक्षर किए हुए, आप दोनों ने अपना पक्ष रख दिया। वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही थी, वहीं पे कांग्रेस ने दावा किया कि हमको जनता ने चुना। झूठे दावों की पोल खोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। जनता ने इनके 15 साल के कुशासन के खिलाफ वोट किया था। ठीक है, आप दोनों से बस एक बात आखिरी बार, बेहद संक्षेप में, किसकी जीत होगी इन 28 विधानसभा सीटों पर? विक्की, पहले आप बोलिए। निश्चित रूप से वंदना जी, इस मध्य प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान पर मोहर लगाने जा रही है। इस प्रकार से उनके साथ छल और कपट किया गया है, उनके मताधिकार को बेंगलुरु की मंडी में ले जाकर बेचा गया है, उसके ऊपर आज जो है अपने स्वाभिमान के ऊपर मोहर लगाने जा रही है मध्य प्रदेश की जनता। और मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे तो बिल्कुल आश्वस्त है 28 सीटों पर कांग्रेस का बोलबाला। विक्की, तंत्र में जनता सर्वोपरि है। ठीक है, चेतन सिंह जी, लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट आपसे। 28 सीटों पर किसका बोलबाला? ये वक्त है चम्मच के पानी को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब देने का। जिन बेटों को गद्दार कहा, इसका जवाब जनता देगी। ये वक्त है उन लोगों को सबक सिखाने का जिन्होंने विकास के मार्ग पर ब्रेक का काम किया है। ये वक्त है उन लोगों को सिखाने का जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की भूमि को चरागाह बना लिया। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने दोपहर 1 बजे की इस बहस में देखा कि देश के 3 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण राज्य। और अब किसके सर सजेगा ताज, ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।